देखें, आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास में ही बिलियन चैप्टर में जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का तीसरा जो पार्ट है, जिसमें हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। देखो, उन्नयन और अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, उठना, जबकि अवनमन का अर्थ होता है कम होना। कम होना अर्थात हिमांक को कह सकते हो कि जब कोई द्रव जिस ताप पर ठोस में परिणत हो जाता है, जैसा कि आप कहते हैं जब कोई द्रव जिस ताप पर वह द्रव से गैस में बदल जाता है, तो वह उसका क्वथनांक था। ठीक वैसे ही आप कह लो कि जब कोई द्रव जिस ताप पर वह ठोस में बदल जाए, तो वह उसे हम हिमांक कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह जो बिंदु है हिमांक का अवनमन, जिसको कि हम कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। लेकिन आज की वर्तमान अगर हम परिभाषा ये दें या उसे परिभाषित करें, तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसी उस द्रव का हिमांक का अवनमन कहते हैं, या उस द्रव का हिमांक कहलाता है। अवनमन शब्द नहीं, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। तो इस तरह से दो बातों को आप ध्यान देना कि जब कोई द्रव का वाष्प दाब, जैसा कि आप पिछले सुने होंगे, वाष्प दाब, द्रव की वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता था। जबकि अब यहां पर यह बात सोचो कि जब कोई द्रव, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था के, यानी द्रव का तो ठोस का दाब के बराबर हो जाता है, द्रव यानी अवस्था के बराबर हो जाता है, तो वह उसका हिमांक कहलाता है। तो द्रव
वाष्प में, गैस में चेंज हो रहा था तो उसके बराबर होता है, तो यहां पर वो, अब यहां पर ठोस के बराबर होता है तो यहां पर हिमांक कहलाता है। इस प्रकार से यदि आप पॉइंट हम पढ़ रहे हैं हिमांक का अवनमन। अब सोचो हिमांक का अवनमन क्या है कि जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, विचार करना बेटा, कि जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से सदैव कम रहता है, सदैव कम रहता है। तो वह हमेशा जो है विलायक की अपेक्षा कम ताप पर ही, यानी कम ताप पर वह क्या होता है, कम ताप पर ही जमने लगता है, कम ताप पर ही जमने लगता है। इस प्रकार से इस का जो अंतर मिलता है, जो विलायक का, जो शुद्ध विलायक था, उस विलायक को ठोस में बदलने में जो हिमांक पॉइंट था, वह कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर जो उसके हिमांक में अंतर, ताप में अंतर आता है, अंतर इन दोनों के बीच अंतर आता है, तो इस अंतर को ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। इस प्रकार से अगर इस आधार पर विचार किया जाए तो किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने हुए विलयन के हिमांक, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक के अंतर को हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इस प्रकार से यदि आप विचार करो, मान लिया जाए, माना कि विलायक का हिमांक T1 हो, सोचो, तथा विलयन का हिमांक T2 हो। अब सोचो यहां पर और वहां पे क्या हुआ, अब यहां पर जो विलायक का हिमांक है वो अधिक है और जो यह विलयन का जो हिमांक है वो कम है, तो इसके तापांतर जो होता है, यानी जो अंतर आया, जो कम ताप हुआ, किसी विलेय को, अशुद्ध विलायक को, विलेय को, यानी शुद्ध विलेय को मिलाने पर जब इसमें जो ताप में अंतर आया, उस ताप अंतर को ही हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक कहते हैं, अर्थात हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के आधार पर, यानी डेल्टा कह सकते हो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF, ध्यान दो, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल T1 माइनस T2। क्यों? क्योंकि यह विलयन का जो आपका ताप है वह कम है और जो विलायक का ताप है वो अधिक है। इस प्रकार से T1 माइनस T2। पुनः विचार आ रही है, पुनः विचार, आप सोचो, विचार करो। अब क्या, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार अब क्या करो, ध्यान दोगे, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल KF। अब क्या करना, जहां पर यह KF एक स्थिरांक है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल क्या कह सकते हो, अब यहां पर किसके, यहीं पर हमने कहा कि यह राउल्ट के नियमानुसार विचार करो, ध्यान से सुनोगे,
राउट के नियमानुसार कह सकता हूं मैं कि हिमांक का जो अवनमन है वह मोलल के या मोललता के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यह मोलल के राउट के नियमानुसार अर्थात डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल आप कह लो एम डैश, जैसा कि उसमें क्या जो आप पिछले जो आपका क्वथनांक का उन्नयन था उसमें आपको हमने मोललता से ही कहा था। तो इस आधार पर आप याद रख लो टी एफ, तो यहां पर क्या कह सकते हो, तो या आप कह लो टी एफ इक्वल के एफ एम डैश। अब सोचो, जहां यह के एफ एक स्थिरांक है, क्या कहेंगे आप इसे, एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है। तो जब यह एक स्थिरांक है तो उस कंडीशन में आप यह भी कह देना कि यह जो केएफ है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहेंगे, मोलल। आपको इस पॉइंट के आधार पर हम इसे कह सकते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब क्लियर करो बेटा। इसी प्रकार से जैसे मोललता का परिभाषा आप जानते हो, उसका मोललता का डेफिनेशन के आधार पर जो आप एम डैश यानी मोललता बराबर होता है, वही फार्मूला यहां पुनः यूज करेंगे तो वह देखें क्या हो जाएगा, यानी डेल टी एफ इक्वल आप कह सकते हो के एफ यानी एम डैश की जगह पर डब्ल्यू ए अपॉन एम इंटू, यानी यहां 1000 आप जानते हो पहले पढ़ चुके हैं, कैपिटल डब्ल्यू बी। ए और बी मैं क्योंकि शुरू से ही चैप्टर में मैंने ए को विलय के लिए शो किया है और बी को विलायक के लिए शो किया है। इस प्रकार से आपका यह एक फार्मूला हमारा प्राप्त हुआ, डेल टी एफ इक्वल के एफ, या ये कह लें 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू इन या डब्ल्यू ए अपॉन आप क्या कहोगे एम इंटू डब्ल्यू बी। यह आपका एक फार्मूला प्राप्त होता है। तो इस आधार पर चूंकि हमने आपको कहा है कि राउट के नियम के अनुसार हमारा एम डैश मोललता है, तो इसमें अगर कह रहा है कि यदि हमारा यह मोललता एक हो, एक मोल हो, यानी एम डैश, यदि एम डैश इक्वल 1 हो तो हम यही कहेंगे कि डेल टी एफ इक्वल के एफ, यह इसके इक्वल हो सकता है। तो इस आधार पर आप इसकी परिभाषा क्या दे सकते हो, यानी कोई पूछता है कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, तो कह देना कि किसी विलायक के, ध्यान देना बेटा, कि किसी विलायक के 1000 ग्राम मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक, इन दोनों परिभाषा में दे रहा हूं, तो उसमें आप भी कह देना, जब वह मोलल शब्द का प्रयोग करोगे तो आप कह देना कि मोलल का अवनमन स्थिरांक है क्या, तो आप यही कह देना कि किसी विलायक के 1000 ग्राम, किसी विलायक के 1000 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में हुई जो कमी होती है वह मोलल अवनमन स्थिरांक होता है, या उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम मोलर शब्द का प्रयोग करें, अगर मोलर अवनमन स्थिरांक का प्रयोग करें कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है, तो उस कंडीशन में कह देंगे कि किसी विलायक के 100 ग्राम विलायक में
किसी विद्युत अनपघट्य कि 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी ही आपका, हम ये कह सकते हैं कि वह मोलल का अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह भी एक पॉइंट आपका जो है, आपका यह तीसरा जो गुण है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, वह यहां पर आपको समाप्त करता हूं।